ओके, अभी ये आपका टॉपिक है वो है द कार्डियोजेनिक शॉक। शॉक आपको पहले करा चुके हैं मेरा ख्याल है, एक दो हमारे टॉपिक शॉक को रिलेटेड हुए हैं शायद, नहीं? बहरहाल शॉक से आपको क्या इस वक्त क्या कंसेप्ट आता है, आपकी क्या डेफिनेशन हो सकती है? नॉट डेफिनेशन, आप क्या जानते हैं कि अगर मैंने कहा कि ये पेशेंट शॉक में है, क्या चीज़? ब्लड सप्लाई नहीं हो रही। Effectively, various organs of the body, they are not getting the enough blood supply. They are not getting the enough blood flow. उनको enough blood flow नहीं हो रहा है। enough blood flow नहीं हो रहा है तो हम उसको कहते हैं हाइपोपरफ्यूजन। परफ्यूज करना, किसी को इरिगेट करना, वो फ्लूइड उसके पास कम जा रहा है, यानी ब्लड उसके पास कम जा रहा है, लेस ब्लड फ्लो है, दैट इज ए हाइपोपरफ्यूजन ऑफ दैट ऑर्गन, जिसकी वजह से उसकी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगी, हाइपोक्सिक चेंजेस आएंगी। अब इसको हम बेसिकली कहते हैं शॉक। जैसे शॉक इज एक्चुअली ए कंडीशन जिसमें देयर इज अ हाइपोपरफ्यूजन ऑफ द टिश्यूज एंड द ऑर्गन्स एंड द टिश्यूज। अब उस हाइपोपरफ्यूजन की क्या, इसका काज क्या हो सकता है? व्हाट इज द काज ऑफ दैट हाइपोपरफ्यूजन? ऑर्गन ब्लड कम क्यों ले रहा है? देखिए, पहली चीज जो सबसे ज्यादा सबसे बड़ा काज होता है दैट इज लो ब्लड वॉल्यूम। हार्ट का मसला तो बाद में है, एक यंग पेशेंट है उसका हार्ट का क्या मसला है? कोई मसला नहीं। सबसे बड़ी जो चीज है वो है वॉल्यूम का डिक्रीज होना, ब्लड वॉल्यूम उसका डिक्रीज हो गया है, दिस इज कॉल्ड हाइपोवॉलीमिया। और ऐसे शॉक को जाहिर है हार्ट चाहे कितना भी एफिशिएंट हो, एफिशिएंसी का मकसद क्या है? इट विल पंप द ब्लड दैट इज कमिंग टू द हार्ट, इट इज टू पंप द ब्लड। वो एफिशिएंट है, ब्लड आ ही नहीं रहा है, कि फैक्ट्री में रॉ मटेरियल आ ही नहीं रहा है, तो वो बनाएगा क्या? ऐसे नहीं कहेंगे कि मशीन खराब है, भाई रॉ मटेरियल ही नहीं आ रहा है, गंदुम नहीं आएगी, आटा बनेगा नहीं, इससे हम कहेंगे कि आटे की मशीन जो है वो खराब है। That means the heart is okay, but the volume that is actually returning to the heart, that is not enough. अब क्यों नहीं है enough? अब पता चल गया कि कम से कम वॉल्यूम उसका कम है। अब वॉल्यूम क्यों कम है? वॉल्यूम एक वजह ये कम है कि उसका ब्लड लॉस ज़्यादा हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई ट्रामा हुआ है जिस वजह से ब्लड एक्सटर्नली या इंटरनली लॉस हुआ है, उसको हम कहते हैं हाइपोवॉल्यूम। माना एक सबसे बड़ी वजह उसकी क्या है? हेमरेज। एक्सीडेंट में आप देखें लोगों का ज़्यादा, कहते हैं ना, ज़्यादा खून बह जाने की वजह से ये क्या होता है? ये पेशेंट शॉक में चला जाता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ हेमरेज। एक तो ये, दूसरा ब्लड लॉस नहीं हुआ है, लेकिन ब्लड के अंदर मौजूद जो प्लाज्मा है उसका वाटर लूज हो गया है काफ़ी। अब उसकी मेन वजह क्या हो सकती है? उसकी मेन वजह हो सकती है डायरिया, उसकी मेन वजह एक हो सकती है वोमिटिंग, एक्सेसिव डायरिया। दोनों सूरतों में या तो होल ब्लड लॉस हो जाए, इंटरनली कोई ऑर्गन फट गया, जैसे एओर्टिक एन्यूरिज्म में उसका रप्चर हो गया तो आप देखेंगे ब्लड सारा बाहर निकल के कैविटी में आ जाएगा, ब्लड की तरफ, हार्ट की तरफ लौटेगा ही नहीं, और ऐसे पेशेंट मुश्किल से आधे पौन घंटे के अंदर डाई ऑफ द शॉक। अब उसको हम कहते हैं यहाँ पर शॉक। ये है हाइपोवॉलीमिक शॉक। अब इसका क्या इलाज हो सकता है? अब क्या समझते हैं कि ऐसे पेशेंट को आप कैसे ट्रीट कर सकते हो? पहले तो डायग्नोस करेंगे, जो भी होगा पता चल जाएगा कि ये हाइपोवॉलीमिक शॉक। ऐसे पेशेंट को कैसे आप क्या ट्रीटमेंट देंगे? इसको भाई जो चीज़ लूज हो रही है वो देंगे। सबसे पहले अगर वो लूज हो रहा है उसका ब्लड, तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, लेकिन ट्रांसफ्यूजन जब तक इंतजाम हो तब तक फौरन उसका वॉल्यूम ठीक करें। उसका वॉल्यूम ठीक करें माना प्लाज्मा एक्सपेंडर्स दें, और कुछ ना हो तो कम से कम उसको नॉर्मल सेलाइन लगा दें ताकि उसका वॉल्यूम ठीक हो जाए। डाइल्यूट हो जाएगा ब्लड, नो डाउट, जाहिर है आप ब्लड लॉस हो रहा है उसका तो आपको ब्लड ही देना है ना उसको, लेकिन आप दे रहे हैं उसकी जगह पर नॉर्मल सेलाइन, भाई ठीक है, वॉल्यूम तो ठीक हो कम से कम उसका, तो इसको हम कहते हैं हाइपोवॉलीमिक शॉक। दूसरा शॉक, दूसरी जो वजह हो सकती है वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल वॉल्यूम लॉस नहीं हुआ है, ब्लड वेसल्स जो हैं वो डायलेट हो गई हैं एकदम से, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर जाहिर है कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो एकदम से ये ब्लड प्रेशर, अब ये जो ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं
उनकी दो मेन काजेज होते हैं। एक ये है कि न्यूरोजेनिक शॉक जिसको हम कहते हैं, न्यूरोजेनिक। आपने कोई इस किस्म की कोई खबर सुन ली, आप देखें लोग फेंट हो जाते हैं, या इस किस्म का कोई न्यूरोलॉजिकली कोई ऐसी कोई डैमेज ब्रेन को हुई है या कोई ट्रामा हुआ ब्रेन का, तो एकदम से वेजोमोटर सेंटर आपका डिप्रेस हो जाता है और आपका वेजोमोटर सेंटर आपकी ब्लड वेसल्स को एक टोन देता है, उसको एक कंस्ट्रक्शन देता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। एकदम से जो डायलेट हो जाएगा ये ब्लड प्रेशर आपके पूरे बॉडी का, तो ब्लड प्रेशर के डिक्रीज होने की वजह से या मैसिव वेजोडाइलेटेशन होने की वजह से ब्लड वापस आएगा कि वेन्स में रुकेगा। ब्लड वेसल्स अगर डायलेट हो गई, जैसे वेन्स डायलेट हो गई, तो आपका ब्लड जो है वो वापस आएगा जल्दी हार्ट की तरफ कि रुकेगा पेरिफेरी में। अगर वो पेरिफेरी में रुकेगा तो हार्ट की तरफ नहीं आ पाएगा। माने इसका मकसद है कि देयर विल बी डिक्रीज वीनस रिटर्न। अगर वीनस रिटर्न डिक्रीज हुआ तो क्या हार्ट पंप कर पाएगा? नहीं, तो लेस ब्लड जाएगा। इसका मकसद यह है कि वंस अगेन अगर लेस जाएगा तो योर ऑर्गन्स विल गेट द लेस ब्लड, हाइपोपरफ्यूजन, फिर शॉक। अब इसकी वजह क्या हुई? इसकी वजह हुई न्यूरोजेनिक, इसको हम कहते हैं न्यूरोजेनिक शॉक। अब न्यूरोजेनिक शॉक में आप क्या करेंगे? आप क्या वॉल्यूम लूज हुआ है क्या इसके अंदर? क्या ब्लड लॉस हुआ है? एक वॉल्यूम, तो आप वॉल्यूम ओवरलोड नहीं करेंगे इसमें। इसके अंदर आप क्या करेंगे? आप अपनी वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करने की कोई मेडिकेशन देंगे उसको, ताकि ब्लड रिटर्न हो। अब मुझे आप बताएं, इसमें वॉल्यूम का कसूर है कोई? क्या हार्ट का कसूर है क्या? नहीं। इसका मकसद है कि दिस इज कॉल्ड न्यूरोजेनिक शॉक। एक शॉक वो भी होता है जिसके अंदर वंस अगेन ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं, लेकिन अब की बार वजह क्या है? अब की बार वजह है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मकसद है कि इन्फेक्शन वो जिसके अंदर बैक्टीरिया ब्लड के अंदर आ जाए, जिसको हम कहते हैं सेप्टिक शॉक। सेप्सिस की वजह से, ग्राम नेगेटिव की वजह से, क्योंकि ग्राम नेगेटिव के अंदर एंडोटॉक्सिन आ जाते हैं और एंडोटॉक्सिन विल ब्रिंग अबाउट हियर वेजोडाइलेटेशन। एंडोटॉक्सिन की वजह से पेशेंट शॉक में चला जाता है। इसको हम कहते हैं एंडोटॉक्सिक शॉक या कहते हैं इसको सेप्टिक शॉक। अब मुझे बताएं, इसमें कोई हार्ट का कसूर है? नहीं। इसमें इन्फेक्शन और इसके साथ ब्लड वेसल्स की डायलेटेशन। इसमें ट्रीटमेंट क्या होगी? ब्लड वेसल को तो कंस्ट्रिक्ट करेंगे ही, साथ में आप एंटीबायोटिक देके बैक्टीरिया को किल करेंगे। जो ट्रीटमेंट है वो वैसी डायग्नोसिस है। अब की बार जो चौथे किस्म का शॉक है, माने इसका मकसद है कि सबसे बड़ा जो शॉक का जो काज है वो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, सबसे ज्यादा पेशेंट ये आएंगे। नंबर 2 होगा न्यूरोजेनिक शॉक, एक है एंडोटॉक्सिक या सेप्टिक शॉक। जो बात हो रही है अब, इसके अंदर कसूर हार्ट का है। हार्ट इज नॉट पंपिंग प्रॉपरली। अब हार्ट पंप नहीं कर रहा है प्रॉपरली, तो अब कसूर हार्ट का है, ना तो वॉल्यूम का कोई कसूर है। ब्लड वेसल्स डायलेटेड है, वो अब डायलेटेड नहीं है, ठीक ठाक कंस्ट्रिक्टेड है, ब्लड प्रेशर आपका मेंटेन्ड है, ब्लड वापस भी आ रहा है। अब वापस आ रहा है ब्लड, हार्ट पंप नहीं कर रहा इनफ, जितना आ रहा है उतना हार्ट आगे नहीं फेंक रहा। तो अब कसूर किसका हुआ? हार्ट का। और हार्ट का कसूर हुआ, दैट मीन्स हार्ट इज नॉट पंपिंग वेल, इट्स नॉट पुशिंग इनफ ब्लड हियर टू द एओर्टा, दैट मीन्स नाउ द ऑर्गन्स आर नॉट गेटिंग द इनफ ब्लड सप्लाई। हु इज द कल्प्रिट? हार्ट। तो ऐसे शॉक को हम कहते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। तो इसमें कार्डियोजेनिक शॉक में कसूर हार्ट का है, मीन्स काज इज द हार्ट। अब काज हार्ट का है तो इसकी वजह क्या हो सकती है? एक तो उसका मायोकार्डियम है। If the myocardium is there, means the myocardium is not pumping properly. हो सकता है कि मायोकार्डियम के अंदर सिंस बिगिनिंग मायोकार्डियम का मसल ही ठीक ना हो, शुरू से ही मायोकार्डियम का मसल अगर ठीक नहीं है, राइट सिंस बिगिनिंग अगर उसका मसल ठीक नहीं है, तो हम इसको कहते हैं प्राइमरी, इसको हम कहते हैं कार्डियोमायोपैथी। इसको आप ठीक नहीं कर सकते, ये तो सिंस बर्थ सही नहीं। लेकिन ये भी मसला हो सकता है, ये तो सिंस बर्थ है, तो इसका मकसद है कि एक काज क्या हो सकता है? कार्डियोमायोपैथी। दूसरा मसला जो आपको बताया है कि इस्कीमिक हार्ट डिजीज की वजह से मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो गई। मायोकार्डियल इंफार्क्शन में आप देखें एक थोड़ा सा हिस्सा या सम परसेंटेज ऑफ द मायोकार्डियम हैज अंडरगॉन इस्कीमिक नेक्रोसिस और वो हो गया फाइब्रोटिक टिश्यू, वो फाइब्रोसिस हो गया।
अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा तो क्या उतना एफिशिएंटली जितना पहले करता था कि कम करेगा? ब्लड ठीक आ रहा है, ब्लड प्रेशर भी सही है, एंड इट इज कमिंग इनफ नाउ, वीनस रिटर्न ठीक है, लेकिन उसका फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन सही नहीं है। वजह क्या है उसकी? वजह है ये एक पोर्शन ऑफ द हार्ट इज नॉट एक्चुअली पंपिंग प्रॉपरली। अब प्रॉपरली पंपिंग नहीं कर रहा है तो इसका मकसद है कि उसको क्या है, शॉक में आ गया है पेशेंट। ये शॉक में आ गया, ये मायोकार्डियल इंफार्क्शन जैसे होता है, हार्ट पंप नहीं करता, ब्लड कम जाता है, पेशेंट शॉक में भी चला जाता है। आप देख रहे हो ब्लड शॉक में, इस तरीके से पेशेंट शॉक में चला जाएगा, ऑर्गन्स उसका इनफ ब्लड नहीं लेंगे तो उन ऑर्गन्स में सबसे ज्यादा ब्लड ले रहा होता है किडनीज। आप देखिए मायोकार्डियल इंफार्क्शन के पेशेंट रीनल फेलियर में क्यों जाते हैं? वजह उसकी यही होती है, ये पेशेंट शॉक में होते हैं। लेकिन किस किस्म का शॉक है ये कार्डियोजेनिक शॉक है। दिस इज कॉल्ड द कार्डियोजेनिक शॉक। अब आप इसको यहां पे देखेंगे, दिस इज एक्चुअली द कार्डियोजेनिक शॉक। इसमें आपको देखना होगा यहां पर कि काज क्या है। काज आपके पास फॉर एग्जांपल एक काज आ रहा है वो मायोकार्डियल इंफार्क्शन का है, लेकिन सिर्फ मायोकार्डियम ही नहीं, इसके अराउंड आपको पता है कि पेरिकार्डियम भी है। अगर पेरिकार्डियम की इन्फेक्शन हो जाए तो पेरिकार्डियम के अंदर जो दो लेयर्स होते हैं, एक विसरल और एक पराइटल, इसके बीच में फ्लूइड आ जाता है, और इसके अंदर अगर फ्लूइड आ गया तो हार्ट के अराउंड फ्लूइड की बहुत बड़ी कलेक्शन हो जाएगी, इसको पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। और ये हो गई ये इफ्यूजन, इसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन। अब अगर हार्ट के अराउंड एक्सेसिव फ्लूइड आ गया तो हार्ट जब एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड करके कंट्रैक्ट करेगा, एक्सपेंड करके कंट्रैक्ट करेगा, तो एक्सपेंशन के लिए उसको जगह मिलेगी क्या? साइड से क्या हो रहा है, पूरा फ्लूइड जमा हो गया तो उसको एक्सपेंड करने के लिए जगह नहीं मिलेगी। जब जगह नहीं मिलेगी तो उसकी कंट्रैक्शन जो होगी क्या वो एफिशिएंट होगी कि कम होगी? तो इससे कंस्ट्रक्ट, तो इसको हम कहते हैं यहां पर कार्डियक टेम्पोनेट। तो टेम्पोनेट की वजह क्या हुई यहां पर? पेरिकार्डियल इफ्यूजन। और इफ्यूजन की वजह से ये काम नहीं करेगा तो फिर भी कार्डियक फेलियर में, फिर भी पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक में चला जाएगा। तो ये कार्डियोजेनिक शॉक को आप समझें कि इट इज एक्चुअली द प्रॉब्लम विद द हार्ट इटसेल्फ, चाहे उसका मायोकार्डियम का प्रॉब्लम हो, चाहे उसका पेरिकार्डियम का, या इतना कुछ उसके वेल्व्स का प्रॉब्लम भी हो सकता है। दिस इज द प्रॉब्लम विद इन द वेल्व्स आल्सो। लेकिन ज्यादा जो प्रॉब्लम आपके साथ जो पेशेंट्स आएंगे आपके पास वो ज्यादातर वो होंगे जो मायोकार्डियल इंफार्क्शन के साथ, ये कार्डियोजेनिक शॉक के पेशेंट्स, या कभी तो इवन मायोकार्डियल इंफार्क्शन नहीं भी होगी फिर भी हार्ट कम लेस पंप कर रहा होगा। उसकी वजह एक कार्डियोमायोपैथी भी हो सकती है, उसकी वजह सेनाइल चेंजेस भी हो सकती हैं, बुढ़ापे की वजह से भी इवन इस किस्म के प्रॉब्लम हो सकते हैं। अगर हार्ट के मायोकार्डियम में कोई ऐसा मसला नहीं है फिर भी हार्ट कम पंप कर रहा है तो आप हार्ट को पंप को इंक्रीज करने की कोशिश करें। अब इंक्रीज कैसे करने की कोशिश करेंगे ये चल के देखते हैं। अब देखिए कार्डियोजेनिक शॉक का मकसद है कि ये बेसिकली ये एक इमरजेंसी है, ये मेडिकल इमरजेंसी है। ये कार्डियोजेनिक शॉक आप खुद सोच सकते हैं, हार्ट इज नॉट पंपिंग इनफ ब्लड, तो ये मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें क्या होगा, इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो होगा। ब्लड कम नहीं है ना, वॉल्यूम कम है, ब्लड रिटर्न भी ज्यादा हो रहा है, ठीक ठाक रिटर्न हो रहा है जैसे नॉर्मल होता था, बट हार्ट ले नहीं पा रहा उसको, आगे पंप नहीं कर रहा तो पीछे रुक रहा है। अगर वो आ रहा है इंफीरियर सुपीरियर वेना के वास्ते तो इंफीरियर सुपीरियर वेना के बाद डायलेट हो जाएंगी क्योंकि हार्ट उसको आगे पंप नहीं कर रहा। अगर वो आ रहा है पल्मोनरी वेन्स के जरिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से वापस होकर हार्ट की तरफ आ रहा है और हार्ट उसको पंप नहीं कर रहा है सही तरीके से क्योंकि काम नहीं कर रहा, तो किधर रुकेगा ये ब्लड? अगर ये लंग्स की तरफ से आ रहा है तो चार पल्मोनरी वेन्स में सेम साइज के रहेंगे कि डायलेट होंगी? ये डायलिटेशन सिर्फ पल्मोनरी वेन्स में होगी कि पल्मोनरी कैपिलरीज तक पहुंच जाएगी? अगर वो कैपिलरीज तक पहुंच गई तो कैपिलरी सेम साइज के डायलेट, उसका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो वाल पे पड़ेगा कम के ज्यादा? अगर वो ज्यादा होगा तो उसके अंदर ब्लड के अंदर मौजूद प्लाज्मा में जो वाटर होगा क्या रहेगा कि बाहर निकलने की कोशिश करेगा, इससे हो जाएगी पल्मोनरी एडिमा। और अगर पल्मोनरी एडिमा हो जाएगी तो कार्डियोजेनिक शॉक के पेशेंट में हमें पता चल जाएगा कि मसला कहाँ है, लेफ्ट साइड पर मसला है, जिसकी वजह से वो जो ब्लड वापस आ रहा है वो पंप नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से आगे एओर्टा में नहीं जा रहा। और इसकी मेन वजह मैंने बताया मायोकार्डियल इंफार्क्शन भी हो सकती है। तो यहां पर क्या, ब्लड फ्लो ड्यू टू डिसफंक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स डिसफंक्शन हो गया। अब वजह क्या भी, जिसकी वजह मैंने बताई मायोकार्डियल इंफार्क्शन। अब साइंस ऑफ इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो, इसमें क्या क्या चीजें होंगी
लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड फ्लो नहीं कर रहा, पंप नहीं कर रहा प्रॉपरली, इसका नतीजा क्या निकलेगा? एओर्टा की तरफ इनफ ब्लड नहीं जाएगा। अगर एओर्टा की तरफ नहीं गया तो आप क्या कहते हो? किस आर्गन को ब्लड कम मिलेगा? पूरे आर्गन्स को। अब आपको किससे पता चलेगा? ब्रेन को ब्लड कम मिलेगा, इससे डिजीनेस होगी, सिंकोपी होगी। और उसके साथ साथ किडनीज, जो आपको पता है कि टोटल कार्डियक आउटपुट का 21% तो सिर्फ किडनी लेती हैं, रफली 20%, जिसकी वजह से एक यूरिन का अच्छा खासा वॉल्यूम क्रिएट होता है। लेकिन अगर आपको पहले, सबसे पहली जो चीज आपको मिलेगी कार्डियोजेनिक शॉक में, जो आपको यहां पता चलेगा, वो होगा कि यूरिन का जो प्रोडक्शन है, यूरिन आउटफ्लो जो होगा, यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा उसका। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि फिल्ट्रेशन कम होगी, ब्लड आ कम रहा है उसकी तरफ क्या पूरे बॉडी में कम जा रहा है, लेकिन इसकी तरफ कम आ रहा है। इसकी वजह से यूरिन आउटफ्लो जो होगा कम होगा, लेस देन 30 ml पर आवर। यानी 4-6 घंटे बाद भी मुश्किल से इतनी यूरिन बन पाएगी कि हमें यूरिन की डिजायर होगी, वरना हर तीसरे चौथे घंटे बाद हमें यूरिन की डिजायर होती है। ये आपको 8-8 घंटे में यूरिन ही नहीं करेगा, क्योंकि यूरिन का वॉल्यूम डेवलप ही नहीं हो रहा है। ये रीनल फेलियर की तरफ इशारा है, और इसकी वजह ये कार्डियोजेनिक शॉक है। तो इसका मकसद है कि यूरिन फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप यहाँ पे देखेंगे कि आप इवन वो पेशेंट जो होगा थोड़ा सा सिंकोपी फील करेगा, डिजीनेस होगी, और कॉन्शियसनेस सेम रहेगी कि अल्टर्ड होगी। उसका जो अलर्टनेस है या उसकी कॉन्शियसनेस है, अल्टर्ड कॉन्शियसनेस होगी। वो थोड़ा सा बेहोश भी होगा, आप देखेंगे उसकी अलर्टनेस नहीं होगी, कॉन्शियसनेस लेवल उसकी लो हो जाएगी। और साथ में उसके जो आर्म्स और लेग्स वगैरह हैं, क्या गर्म रहेंगे कि ठंडे हो जाएंगे? ठंडे हो जाएंगे। उधर के कूल क्लाइमी स्किन हो जाएगी उसकी, सिंपैथेटिक सिस्टम एकदम से स्टिमुलेट हो जाएगा, पसीने आना शुरू हो जाएंगे। ये सिलसिला, यानी आप अगर उसको देखें कि उसके लेग्स और आर्म्स बिल्कुल कूल हैं, और उसके साथ साथ देखें कि वो अनकॉन्शियस भी है, यूरिन आउटपुट उसका मिनिमम है, लेस देन 30 ml है, तो ये कार्डियोजेनिक शॉक की तरफ इशारा है। ये एटलीस्ट शॉक की तरफ इशारा है, एंड दैट इज कॉल्ड द कार्डियोजेनिक शॉक। अब आप उसके काज के पीछे जाएंगे। मैंने बताया, अगर फॉर एग्जाम्पल साइन सिम्टम्स क्या है? सबसे पहली चीज डिक्रीज ब्लड फ्लो की वजह से क्या होगा? डिक्रीज ब्लड फ्लो ब्रेन को मिला तो एंग्जाइटी होगी, रेस्टलेस हो जाएंगे, और अल्टर्ड मेंटल स्टेट हो जाएगी, यानी कॉन्शियसनेस आपकी जाहिर अल्टर्ड हो जाएगी, वो वैसे आप अलर्ट नहीं रहेंगे। दूसरी चीज आप देखेंगे कि कार्डियक आउटपुट कम होने की वजह से बीपी आपका फॉल करेगा, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल अगर पंप नहीं कर रहा है, एओर्टा की तरफ ब्लड नहीं जा रहा है, तो आपकी जो पल्स होगी यही होगी स्ट्रांग कि वीक पल्स होगी? वीक एंड थ्रेडी पल्स होगी। वीक एंड थ्रेडी पल्स होगी, और रेट बढ़ जाएगा। रेट इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि जब बॉडी की तरफ ब्लड नहीं जाता है तो अलार्मिंग साइन जाती है कि इमरजेंसी है, और सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है, तो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, रैपिड पल्स होगी लेकिन वीक पल्स होगी। वीक इसलिए है क्योंकि वेंट्रिकल इज नॉट पंपिंग प्रॉपरली, एफिशिएंटली पंप नहीं कर रहा है, तो ब्लड प्रेशर फॉल करेगा। और ब्लड प्रेशर में फॉल के बाद देखिए सर्कुलेशन, इसके टेकिकार्डिया होगी। मैंने बताया हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए क्योंकि जब ब्लड कम पहुंचता है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ब्रेन से जैसे सिग्नल्स देना शुरू करेगा, हार्ट का रेट बढ़ जाएगा, आपको टेकिकार्डिया हो जाएगी। लेकिन पल्स स्ट्रांग नहीं होगा, पल्स वीक होगा, बिकॉज हार्ट इज नॉट पंपिंग एफिशिएंटली। इससे सिंपैथेटिक सिस्टम आपको पता है कि क्या हो जाएगा? स्टिमुलेट। अगर सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हो जाएगा तो ओवरऑल ब्लड वेसल्स जो हैं ये वैसे ही डायलेटेड रहेंगी कि मोर कंस्ट्रिक्टेड हो जाएंगी। ये मोर कंस्ट्रिक्टेड हो जाएंगी इसलिए क्योंकि सिंपैथेटिक सिस्टम काम कर रहा है, और ओवरऑल आपके स्किन का और जो सरफेस का कलर है वो थोड़ा सा पेल हो जाएगा वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से। और वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से आप देखेंगे कि यहाँ पर, और वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से आप देखेंगे आपका चेहरा जो है वो पेल भी हो जाएगा, और साथ में ऑर्गन्स को और कम ब्लड सप्लाई मिलेगी, पहले ही कम आ रही है, ऊपर से जो वेजो कंस्ट्रिक्शन हो गई तो और ब्लड सप्लाई कम, और इससे ब्लड सप्लाई अगर कम हो गई तो किडनीज को कम, और किडनी को कम हो गई तो आप देखिए यूरिन आउटपुट आपका बहुत ही डिक्रीज हो जाएगा। अगर यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा तो यूरिन के आउटपुट से आपके जो वेस्ट मटेरियल हैं वो बाहर निकलते थे, अब की बार वो नहीं निकलेंगे तो पीछे रुकेंगे, तो उसका क्रिएटिनिन और यूरिया लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा। अब देखिए ये सारी चीजें इसके साथ जुड़ी हुई हैं, ये ऑर्गन, ये मल्टी सिस्टम प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगे अगर आप उसको ठीक नहीं करेंगे तो। साथ में आप देखें अगर लेफ्ट वेंट्रिकल सही काम नहीं कर रहा, लेफ्ट वेंट्रिकल इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली,
मीन्स 4 पल्मोनरी वेन्स जो रिटर्न कर रही हैं ब्लड ऑक्सीजनेटेड फ्रॉम लंग टू द लेफ्ट एट्रियम, वो नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से उसका असर जो है वो होता होता पल्मोनरी आर्टरी की तरफ चला जाएगा। आपको बताया है अगर लेफ्ट वेंट्रिकल सही पंप ना करे तो टाइम के साथ उसका असर राइट वेंट्रिकल पे पड़ता है। राइट वेंट्रिकल के फेलियर का सबसे बड़ा काज क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। तो इसका मकसद है कि वहां होगा, अगर ये हुआ तो उसका असर किस पे पड़ेगा? राइट वेंट्रिकल पे, और राइट वेंट्रिकल का असर राइट एट्रियम पे, और राइट एट्रियम में कौन आके अपना ब्लड डालता है? इंफीरियर सुपीरियर वेना केवा। तो इंफीरियर सुपीरियर वेना केवा क्या वैसे रहेंगे कि डायलेट हो जाएंगे? और जो आपकी सुपीरियर वेना केवा है ये बनती है किससे? 2 ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से, 2 ब्रेकियोसेफेलिक वेन से, और एक ब्रेकियोसेफेलिक वेन बनती है सबक्लेवियन और इंटरनल जुगुलर से। तो इसका मकसद ये है कि अगर आपके सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा पे प्रेशर आया तो ये जो वेनें हैं खास तौर पे जो नजर आती है, जो फील होती है यहाँ पर, जिसको हम कहते हैं इंटरनल जुगुलर वेन, क्या यही इंटरनल जुगुलर वेन उसी साइज की रहेगी कि डायलेट होगी? तो हर बीट के साथ इसमें जो प्रेशर होगा उसका जो ब्लड होगा वो थोड़ा ऊपर झटका देगा। इसको हम कहते हैं जेवीपी, इसको हम कहते हैं जुगुलर वीनस पल्स। ये जो जुगुलर वीनस पल्स है क्या आम हालात में नजर आती है हमें? नहीं। अगर यहां से फॉर एग्जांपल ब्लड जमा हो गया और डायलेटेड हो गया और ऐसे पंप आया तो वो कॉलम हर झटके के साथ ऐसे ऊपर उठेगा, और अगर ऐसे हुआ तो हम उसको कहते हैं जुगुलर वीनस पल्स। पेशेंट लेटा हुआ है ना ऐसे सीधा लेटा हुआ है तो आपको फील नहीं होगा, इसलिए पेशेंट को ऐसे 45 डिग्री पे उसका हेड एंड जो है वो हम रेज करते हैं ऐसे। अब देखते हैं तो ये जो है ये कॉलम जो होगा ना इसका जेवीपी का जो कॉलम होगा वो जो पल्स आएगी वो कम से कम यहां हाफ नेक तक आती है ऐसे, वरना वेन में पल्स नहीं आती। आर्टरी में पल्स होती है, वेन में नहीं होती। लेकिन अगर फेलियर हो या इस किस्म का प्रॉब्लम हो तो आप देखें यहां से होती हुई, इसको हम कहते हैं रेज्ड जुगुलर वीनस पल्स, जेवीपी रेज्ड। इसका मकसद है हार्ट इज नॉट पंपिंग प्रॉपरली, ब्लड प्रेशर फॉल, यूरिन आउटपुट लेस, और इसके साथ साथ कूल क्लेमी स्किन, हाइपोटेंशन, टेकिकार्डिया, और जाहिर है ऑक्सीजनेशन नहीं हो रही है तो उसका रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी बढ़ जाएगा। ये सारी चीजें जो हैं ये इसके साथ मौजूद होंगी। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन यहाँ पर, और इसकी वजह से सिंपैथेटिक सिस्टम जब बढ़ता है तो हार्ट रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ जाता है, तो इसमें हाइपरवेंटिलेशन भी होगी, यूरिन का आउटपुट बहुत कम हो जाएगा, ओलिगोयूरिया इसको कहते हैं, लेस देन 30 ml पर आवर, और इसके साथ साथ हार्ट रेट का रिदम भी डिक्रीज हो जाएगा, और आपकी पंपिंग कैपेबिलिटी डिक्रीज होने की वजह से पल्मोनरी एडिमा भी हो जाएगी। और पल्मोनरी एडिमा शुरू में कहाँ होगी? बेसल रीजन्स पे। आप अगर स्टेथोस्कोप रख के पेशेंट को सांस लेने के लिए कहेंगे या वो सांस ले रहा होगा तो आप देखेंगे आपको हर इंस्पायरेशन के साथ क्रैकलिंग एक वॉइस सुनाई देगी अंडर स्टेथोस्कोप। इसको हम कहते हैं क्या? बेसल क्रेपिटेशंस। बेसल क्रेपिटेशन पल्मोनरी एडिमा का एक सबसे बड़ा एक साइन है, ये तरीका है जिसको हम यहाँ पे जानते हैं। ये कार्डियोजेनिक, इस हालत में इस वक्त पेशेंट पड़ा हुआ है। अब अगर फॉर एग्जांपल आप देखें इसके काजेज क्या थे, मैंने बताया सबसे बड़ा काज क्या है? सबसे बड़ा काज जो है इसका बेसिकली हार्ट अटैक है। जो सबसे बड़ा काज, सबसे ज्यादा पेशेंट जो आपके पास आएंगे, कोई 90% पेशेंट जो कार्डियोजेनिक शॉक से आपके पास आएंगे वो मायोकार्डियल इंफार्क्शन के। लेकिन उसके अलावा भी कुछ काजेज हैं। काजेज ये हो सकते हैं कि ये एबनॉर्मल हार्ट रिदम हो सकता है, एरिथमियाज। हार्ट को पंपिंग कैपेबिलिटी तो है लेकिन हार्ट को फिलिंग के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है, वो जल्दी रिदम उसका सही नहीं है। कार्डियोमायोपैथी, सिंस बिगिनिंग उसके मायोकार्डियम सही डेवलप ही नहीं हुई है, उसके अंदर जो कंट्रैक्टाइल एलिमेंट्स होते हैं वो सही डेवलप ही नहीं हुए हैं, तो ये कार्डियोमायोपैथी कहलाती है। इसका कैसे पता चलेगा? कार्डियोमायोपैथी में आपको कार्डियक के कभी बायोप्सी लेनी पड़ती है ताकि मसल को देखें, किसी एक मसल के फाइबर को देखें कि सही बना भी है कि नहीं। तो इसमें से इसको कार्डियोमायोपैथी इसको आप ठीक नहीं कर सकते, सिंस बिगिनिंग मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट जिसको हम कहते हैं, ये कंजेनिटली प्राइमरी मायोपैथी है। इसको हार्ट वेल्व्स के प्रॉब्लम से ब्लड आगे ही नहीं बढ़ रहा है, ये वेल्वुलर मसल है, कंजेनिटल डिफेक्ट्स हैं उनमें भी मसला होता है, लेकिन ये बहुत ही कम, यूँ समझ लो कि बहुत लीस्ट काजेज यहाँ पर ये मौजूद हैं। अब इसकी डायग्नोसिस कैसे होगी? उठते ही आप पहले तो ईसीजी तो लाजमन हार्ट में करेंगे, इससे आपको रिदम का पता चलेगा। इससे आपको इवन देखेंगे कि पुराना अगर फॉर एग्जांपल कोई मायोकार्डियल इंफार्क्शन है या अभी जो हुआ है तो आप देखेंगे इसके अंदर एसटी एलिवेशन,
और एकदम से आप देखेंगे एसटी एलिवेशन, माना इसका मकसद है कि डैमेज मौजूद है, ये मायोकार्डियल इंफार्क्शन की तरफ इशारा करेगा। और ये साइंस ऑफ कार्डियोमायोपैथी वगैरह ये ईसीजी से आपको पता चल जाते हैं। लेकिन ईसीजी के साथ साथ फिर इको में आपको पता चलेगा फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कितना है, कितना इजेक्शन फ्रैक्शन है, माना जमा कितना हो रहा है, वो कितना परसेंटेज आगे धकेल रहा है हार्ट, वो पंप कितना कर रहा है, इसको हम कहते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। जितना जमा हो रहा है उसका कम से कम 55% हार्ट को आगे भेजना है, तो इजेक्शन फ्रैक्शन की परसेंटेज 55% होनी चाहिए। लेकिन लेस देन दैट है, इसका मकसद है कि हार्ट को एफिशिएंटली पंप नहीं कर पा रहा हार्ट, तो दिस इज व्हाट वी कॉल यदि एफिशिएंट। और उसके साथ साथ इवन इकोकार्डियोग्राफी में तो हार्ट का स्ट्रक्चर भी पता चलेगा। अगर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट या इस किस्म की चीज़ें हैं तो ये भी आपको पता चल जाएंगी। ये जनरली आपको यहाँ पर मिलेगा। लेकिन बायोप्सी बहुत ही रेयर, जिसको कार्डियोमायोपैथी का शक हो उसको फिर इवन बायोप्सी भी की जाती है, व्हेन कार्डियोमायोपैथी इज सस्पेक्टेड ओनली। वैसे हार्ट की बायोप्सी बहुत ही रेयर है जो की जाए, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल किसी बड़े सेटअप में यहाँ पर डायग्नोस करने की तरफ जाते हैं, जब सारी चीज़ें नॉर्मल देखते हैं या कार्डियोमायोपैथी का शक होता है, तो फिर हम टिश्यू ले लेते हैं और उसकी बायोप्सी करके हम देख लेते हैं कि मायोकार्डियम का क्या हाल है, और उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट है। अब यहाँ से देखें आप, जो पेशेंट है हमारा जिसका हार्ट सही पंप नहीं कर रहा है, उसका हार्ट अगर सही पंप नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले कोशिश आप ये करेंगे कि उसके हार्ट की पंपिंग एफिशिएंसी को बढ़ाएं। और पंपिंग एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए 2-3 चीजें आप करेंगे। एक ये देखें कि ये हमारा हार्ट है, हार्ट की तरफ जो ब्लड आता है कहां से आता है? अगर ये बात हो रही है लेफ्ट एट्रियम की तो 4 पल्मोनरी वेन से, बात हो रही है राइट एट्रियम की तो इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा से। हार्ट की तरफ ब्लड आ रहा है इनफ, हार्ट पंप नहीं कर रहा, तो सबसे पहला काम ये करते हैं हम कि हार्ट की तरफ जो ब्लड आ रहा है उसका वॉल्यूम कम करें, ब्लड का वॉल्यूम कम कर दें। आप कहेंगे ब्लड का वॉल्यूम कैसे कम करें? ब्लड का वॉल्यूम कम करें माना ब्लड कम कर दें। अब ये तो कर नहीं सकते कि हम ब्लड को 1 पिंड ब्लड ले लें। हम क्या करते हैं, वहां से ब्लड के अंदर मौजूद प्लाज्मा से जो वाटर है वो हम लीक कर लेते हैं, और इसके लिए हम करते हैं इस्तेमाल किसका? डायूरेटिक्स का, यूरिन ज्यादा दिलाने वाले ड्रग। तो हम इस कार्डियोजेनिक शॉक के पेशेंट में पहले क्या करते हैं? डायूरेटिक्स देते हैं। पहला काम तो ये करें आप, इसको हम कहते हैं कि आप प्रीलोड कम करें, यानी हार्ट से पहले जो आ रहा है ब्लड, जो हार्ट से पहले का लोड है उसको डिक्रीज करें। तो हम उसको क्या कहते हैं? प्रीलोड। प्रीलोड का मकसद यह कि वीनस रिटर्न को कम करें। उसके बाद जब ये हार्ट में आएगा और आपका लेफ्ट वेंट्रिकल पे यहां राइट वेंट्रिकल पे आएगा तो ये पंप करेगा। आगे अगर प्रेशर ज्यादा है, जैसे आपके एओर्टा में प्रेशर ज्यादा है, जैसे हाइपरटेंशन है, अगर हाइपरटेंशन है तो हार्ट पंप तो कर रहा है लेकिन आगे प्रेशर बहुत ज्यादा है। अगर आगे प्रेशर बहुत ज्यादा है तो ऐसे हालत में आप क्या करेंगे? हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट करें। इस पेशेंट का अगर हाइपरटेंशन करेंगे तो हार्ट ज्यादा पंप करने की कोशिश करेगा, एफिशिएंसी खत्म होगी। इसका मकसद यह है कि इसको हम कहते हैं आफ्टर लोड। आफ्टर लोड में आप क्या करते हैं? ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। यहां सिस्टमिक ब्लड प्रेशर और उधर पल्मोनरी हाइपरटेंशन, दोनों को आप सेटल करें, देखें किस तरफ क्या प्रॉब्लम है। पहले आपने प्रीलोड कम किया, उसके बाद आपने आफ्टर लोड कम किया। अभी भी अगर आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो फिर हार्ट की पंपिंग एफिशिएंसी को और बढ़ाएं, और हार्ट की पंपिंग एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए उसका फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ाया जाता है। और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन अगर बढ़ाया जाए तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक इफेक्ट। तो हम देते हैं आयोनोट्रोपिक ड्रग्स, और आयोनोट्रोपिक ड्रग्स वो जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को इंक्रीज करें। उधर तुमने प्रीलोड कम किया, अच्छा किया, हाइपरटेंशन को कम करके तुमने आफ्टर लोड कम किया, ये भी ठीक किया, उससे भी तुम्हें रिक्वायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिले, तो अब हार्ट की पंपिंग एफिशिएंसी बढ़ाएं। और हार्ट की पंपिंग एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए तुम्हें पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक ड्रग्स, यानी वो ड्रग्स दें जो बीटा 1 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करें, क्योंकि बीटा 1 रिसेप्टर्स आपको पता है कि ये हार्ट में मौजूद होते हैं। और बीटा 1 स्टिमुलेंट होता है जिसको हम कहते हैं डोब्यूटामीन, जिसका दी डोब्यूटामीन।
ये डॉब्यूट्रिक्स की ड्रिप आती है, वो हॉस्पिटल में उसको लगा देते हैं, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन उसका इंक्रीज हो जाता है। या तो डॉब्यूटामाइन इस्तेमाल करें या डोपामीन इस्तेमाल करें। डोपामीन के दो फायदे होंगे, एक तो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ाएगा और दूसरे वो रीनल ब्लड वेसल्स को, रीनल आर्टरीज को भी डायलेट कर देता है, जिसकी वजह से ये पंप भी ठीक करेगा और किडनीज की तरफ ब्लड भी अच्छा जाएगा और इसकी वजह से आपका यूरिन आउटपुट भी इंक्रीज होगा। तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव आयोनोट्रोप्स। तो दीज आर कॉल्ड द पॉजिटिव आयोनोट्रोप्स। इसमें मैंने बताया डोपामीन और डोब्यूटामाइन, ये दो ड्रग्स हमें इस्तेमाल करने को मिलेंगी। डोपामीन भी इस्तेमाल होती है, डोब्यूटामाइन भी इस्तेमाल होती है, और साथ में जाहिर है आपको ऑक्सीजनेशन कम हो रही है, हाइपोक्सिक चेंजेस हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम है। एकदम से उसको मैकेनिकल वेंटिलेशन पे आप रखेंगे तो उसको ऑक्सीजन का लिए फौरी तौर पे आप उसको प्रिपेयर करेंगे फॉर ऑक्सीजन। तो दिस विल बी एक्चुअली लाइक दिस। तो हम इस पेशेंट को समझ सकते हैं, कार्डियोजेनिक शॉक के पेशेंट को समझ लें कि एक तरह से मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुई है, सबसे बड़ा काज है, उसका इफेक्ट आया है कार्डियोजेनिक शॉक। तो इसका मकसद है कि उसकी ट्रीटमेंट तो चलती रहेगी, साथ में उसके शॉक को करेक्ट करें आप, और इसी के लिए आपको इन ट्रीटमेंट्स की यहां पर जरूरत पड़ेगी। अब यहां पर आप देखें कि इस वक्त 3 चैप्टर्स आप इस वक्त पैरेलल कर रहे हैं। एक रेस्पिरेटरी सिस्टम, दूसरा आप कर चुके हैं कार्डियोवैस्कुलर कार्डियोलॉजी, और तीसरा रूमेटोलॉजी, जिसमें हमने देखे हैं गाउट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, बैक पेन वगैरह, साथ में ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने देखे। मैं ये चाह रहा हूं कि अगले 2 दिनों के अंदर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनेरियोज जो हैं, जो उन्होंने पेपर में आते हैं, वो आप आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये किस डिजीज के बारे में पूछ रहा है, और उसके बारे में जो पूछ रहा है वो डिजीज के बारे में तो पूछ ही रहा है, साथ में मोस्ट प्रोबेबल जो क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं, जैसे कोई ऐसा केस डेवलप हो रहा है, मैं आपको बताता हूं यहां पर, उसके बारे में पूछ सकते हैं कि इस कंडीशन में पेशेंट आया है, तुम्हारी क्या डायग्नोसिस है, ये क्या है। माने इसका मकसद है कि तुम्हें 1-2 चीजें ऐसी पता हो जो डायग्नोसिस की तरफ इशारा करें। पूछ सकता है कि इस टाइम पर आपकी मैनेजमेंट क्या होगी, तो 1-2 मेन चीजें वो आपको पता होना चाहिए। ये पूछ सकता है कि ऐसे पेशेंट को कैसे डायग्नोस करने वाले हैं आप, या इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है। जैसे चेस्ट पेन के साथ आया है तो कोई जरूरी नहीं है वो हार्ट अटैक हो या एंजाइना हो, एंजाइना के अलावा क्या सोच सकते हो कि इसको क्या हो सकता है। 1 या 2 मेन काजेज आप बताएं जो आते हैं। तो इसका मकसद है कि इसको कट शॉर्ट करके चीजों को एक पेज पे अगर लेके आए, ताकि आपको वो पेपर्स आइडेंटिफाई करने में, क्वेश्चन आइडेंटिफाई। जैसे मैं एक मिसाल दे रहा हूं आपको, अब जहां पे आप देखें कि इसको नीचे उतारना, अब यहां पर आप देखें, इसको आप थोड़ा सा इसको वॉच करें और सोचें इस पर कि ये केस क्या हो सकता है। जैसे यू आर कॉल्ड टू असेस ए 73-year-old वुमेन। अब देखें, ये जो एज और जेंडर लिखा हुआ होता है ना, इसके पीछे भी कोई लॉजिक होता है। यानी एक आप अंदाजा लगाएं, जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ें समझ लें कि आप ओपीडी में बैठे हुए हैं या इमरजेंसी रूम में बैठे हुए हैं, आपके पास पेशेंट आ रहा है, उसको इमेजिन करें कि ये किस तरीके से हो रहा है सारा। इसका मकसद है कि 73 ईयर की एक एल्डरली पेशेंट वुमेन आपके पास इस वक्त आ रही है, या आपको बुलाया गया है, वो वहां है। वुमेन who gives a 40-minute history of sudden onset tearing severe central chest pain। आप पहुंचे हैं उधर, आपको असेस करने के लिए बुलाया जा रहा है, एकदम से हिस्ट्री पड़ रही है कि ये पिछले 40 मिनट से इसको चेस्ट में टीयरिंग पेन है, शदीद इसको पेन है चेस्ट के अंदर, सेवरल सीवियर चेस्ट पेन, दिस इज रेडिएटिंग डाउन हर लेफ्ट आर्म। अभी तक यहां आए हैं, ये इस तरीके से इशारा किस तरफ है, आपको क्या समझ में आ रहा होगा, इसको क्या होगा। ये एकदम से देखो मायोकार्डियल इंफार्क्शन, जब आपको कोई चीज कम से कम ये पता चलेगा कि ये कार्डियक पेन है, इस्कीमिक पेन है, हो सकता है अनस्टेबल एंजाइना हो, भी मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुई नहीं हो,
एकदम से छलांग लगा के ऊपर की चीज पे ना पहुंचे। आप समझ लें कि चेस्ट पेन है, मोस्ट प्रोबेबली ये एज भी है, और आगे से थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं इसकी। और वो पेन जो है वो चेस्ट में होता हुआ आर्म तक आया है और बैक तक ऐसे शूट कर रहा है ये पेन। 20 मिनट की तकरीबन इसकी 40 मिनट की हिस्ट्री है। शी हैज हिस्ट्री ऑफ ट्रीटेड हाइपरटेंशन। अब देखिए ये हाइपरटेंसिव है और पता नहीं कितने सालों से ये हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट ले रही है। और ऐसे पेशेंट आपको पता है कि जिनकी हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट होती है तो वो जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है उसको दबाना ज्यादा, वो वर्कलोड हार्ट पर वैसे ही ज्यादा है, और वर्कलोड हार्ट पर ज्यादा होगा तो उसके लिए जो कोरोनरी आर्टरीज का ब्लड है इनफ नहीं है। अब यहां पर आप देखें कि हाइपरटेंशन एंड ही हैज नॉट स्मोक्ड फॉर 15 इयर्स। स्मोकिंग हिस्ट्री नहीं है इसकी, लेकिन हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है। हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज हर? चलो मैनेज को तो छोड़ें आप। पेशेंट्स ECG नाउ चेंजेस आर अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट्स विथ 4 mm कन्वेक्स अप शूटिंग। ST एलिवेशन है, ECG की ST एलिवेशन मिली है। तुम्हारा शक दुरुस्त था, तुमने छलांग जरूर लगाई है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन पर, ये है भी। इसका मकसद ये है कि हार्ट के जो मसल्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो गए हैं, मसल सेल्स, और वहां से एंजाइम्स में निकलना शुरू हो गए होंगे, लेकिन साथ में ST एलिवेशन हो गई है। तो इसका मकसद ये हो गया कि ये इस्कीमिक हार्ट डिजीज है, ये ST एलिवेशन है, माने मायोकार्डियल, इसको हम कहते हैं यहां पर ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। स्टेमी, इसको मतलब स्टेमी, स्टेमी में STEMI। ये MI कौन सा वाला है? इसका है ट्रांसम्यूरल वाला। इसका मकसद ये है कि ये ST एलिवेशन है, STE माना ST सेगमेंट एलिवेशन, MI मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है स्टेमी का, क्योंकि ये आप देख रहे हैं। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का केस है यहां पर, और डायग्नोसिस ऑफ कोर्स ST एलिवेशन। आपको ये छुपा देगा, चले ये हिस्ट्री बता दे तो आपका दिमाग किधर गया जी? अभी आपने देखा, लेकिन आप एकदम से देखें ना, आपने फौरन आपने ST एलिवेशन, अभी ECG देखी ही नहीं, चेस्ट पेन आपको बता रही है वो 40 मिनट से, और एकदम से आपने कहा कि इसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होगी। नहीं, आप रुकेंगे, आपको शक है कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जैसे आपने अभी हिस्ट्री देखी, शक हुआ है ना आपको। कंफर्म करने के लिए सबसे पहले क्या काम करेंगे? उसकी ECG कराएं फौरन। ECG में आपको रिपोर्ट आ गई है कि ST एलिवेशन है, तो आप कहेंगे ये क्या हो रहा है? ये ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का केस है। माने इसका मकसद है कि एक केस पढ़ें, बाकी चीजों को भूल जाओ, आप सिर्फ ये देखें कि एक मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का एक पेशेंट जो आपके पास आता है वो कौन सी एज होती है उसकी ज्यादातर, नंबर 1। कौन से रिस्क फैक्टर्स होते हैं? रिस्क फैक्टर स्मोकिंग भी, अभी इसमें स्मोकिंग नहीं है, लेकिन हाइपरटेंशन भी, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज भी। अब रिसेंटली मैं आपको बताऊं, रिसेंटली क्या 12 घंटे पहले आपने मेरी हेयर स्टाइल देखी होगी, ये मैं रात को बाल कटवा के आ रहा था, वो मुझे हेयर ड्रेसर बता रहा है कि सर वो हमारे साथ जो वर्क करता था ना बाबर, उसका इंतकाल हो गया। मैंने कहा बाबर, मुझे थोड़ा सा याद आया कि मैं जिससे हेयर ड्रेसिंग करा मुझे उसका नाम ही याद है सिर्फ, बाकियों के नहीं। वो सारे हैं, सारे मुल्तान डिवीजन के लोग हैं, सारे एक ही जगह काम करते हैं, 7-8 लोग हैं, उधर से आते यहाँ रहते हैं। मैं थोड़ा सा सोच रहा था, मैंने कहा यार तुम लोग तो सारे यंग होते हो यहाँ पर, वो जो लंबा जो बाबर जिसको कहते वो लंबा, बोला सर हाँ वही। मैंने कहा उसकी एज तो कोई 35-36 नहीं, उसकी 36 साल एज थी, 36। मैंने कहा क्या हुआ उसको? बोला हार्ट अटैक। अब मैं ये सोच रहा था, मैं जब भी जाता था ना, ये लोग सुबह के टाइम पे, मैं भी सुबह के टाइम पे बाल कटवाने जाता था अक्सर, जब भी 2-1-1.5 महीने बाद। ये सुबह को खाने वाने में उन्होंने देखा कि पराठे ज़्यादा खाते, मैं जब जाऊँ ये सुबह को जो नाश्ता पराठा ये वो होटल से मंगवा के। अब होटल में जो आपको पता है जो ऑयल यूज़ होता है वो कौन सा ऑयल होता है? ये वही जो समोसा पकौड़ों में पड़ता है, यही ऑयल, सस्ता। इस किस्म की चीज़ें जो है यहाँ पर। बाद में उसने बताया कि ही वाज डायबिटिक आल्सो एंड ही वाज हाइपरटेंसिव एज वेल, 35 ईयर्स की एज में। तो ये 2 रिस्क फैक्टर थे। मैंने कहा ट्रीटमेंट वगैरह नहीं करती, अपना ख्याल नहीं रखता। अभी रिसेंटली छुट्टियों पे चला गया मुल्तान, उधर उसको हार्ट अटैक हुआ, निश्तर हॉस्पिटल शिफ्ट किया उसको, उधर बोला कि इज एक्सपायर्ड। 35 ईयर्स की एज थी। अब उसमें अंदर एज रिस्क, वैसे एज भी एक रिस्क फैक्टर है, ये 73 ईयर्स की है। हाइपरटेंशन, तो 2 रिस्क फैक्टर तो पहले ही हैं, हाइपरटेंशन और एज। उसके अंदर 2 रिस्क फैक्टर्स पहले ही सही थे, एक तो बैड डाइट
दूसरी हाइपरटेंशन अनकंट्रोल्ड, और तीसरा अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटिस। ये 3 मेजर रिस्क फैक्टर्स उस लड़के में थे। 35 ईयर्स, इट वाज अमेजिंग। लेकिन अब कोई अमेजिंग नहीं रहा। मैंने लास्ट टाइम बताया, 25 साल का लड़का, 27-28 ईयर्स का एक लड़का, उसकी भी डेथ हुई है बिकॉज ऑफ मैसिव मायोकार्डियल इंफार्क्शन। तो रिस्क फैक्टर्स ये है, सेडेंटरी लाइफ, इनएक्टिव लाइफ, जैसे आप लेट लेट के पढ़ना, कोई एक्टिविटी नहीं, बाहर निकले तो फिर गाड़ी में वॉक करते ही नहीं हम लोग। हमारी कितनी एक्टिविटी है शुरू से लेके आप आखिर तक देखें, सुबह से लेकर रात तक, ये सारे फैक्टर्स हैं। इन सारी चीज़ों को आप एक पेपर पर अगर लिखेंगे कि ये इसके रिस्क फैक्टर्स हैं, ये फला है, ये इन्वेस्टिगेशन, 2-3 इन्वेस्टिगेशंस और क्या मैनेजमेंट हो सकती है, आप इसको यहाँ पे देखेंगे तो एक आइडिया आपको आ जाएगा। अब देखें यहाँ से एक और चीज़, दूसरा केस। ऐसे केसेस जो है ना, कम से कम मैं चाह रहा हूँ कि हर टॉपिक के साथ 1-2 केसेस आप इस तरीके से कर लें, और जैसे मैंने बताया वहां, और मिनिमम चीज एक केस में देखें। उधर जैसे आपने देखा क्या, एक पेशेंट, सबसे पहले उसकी हिस्ट्री देखेंगे कि उसकी एज कितनी है, रिस्क फैक्टर कौन सा है। उसके बाद उसका सिम्टम्स, क्या चीज, चेस्ट पेन जो रेडिएट हो रहा है और बैक तक जा रहा है, इशारा तो मिल गया आपको तकरीबन। उसके बाद उसकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन। क्या किया, और कुछ ना करें, ईसीजी करा दें, और ईसीजी के अंदर क्या चेंज एक्सपेक्ट करते हो, बात खत्म। और ऐसे पेशेंट को क्या मैनेजमेंट होनी चाहिए इस टाइम पर, 2-3 और लाइनें लिख देंगे, आपको एक पूरा मायोकार्डियल इंफार्क्शन का केस समझ में आ जाएगा। समझिए, इसको हम इस तरीके से शार्ट करेंगे तो 30-40 केस हमारे जहन में आ जाएंगे, तो हमारी थ्योरी आसानी से निकल जाएगी, और बाकी तो थ्योरी है। अब दूसरी चीज आप यहां पे देखें, दूसरा केस पढ़ें, इसको आप देखेंगे किस तरीके से। अब इस केस को पढ़ें, आप देखें। At 3 AM, SHO in emergency refers you a 80-year-old man, इतना एल्डरली एक पेशेंट आपके पास है, विथ अ 4-day हिस्ट्री ऑफ इंक्रीजिंग ब्रेथलेसनेस। SOB है इसको 4 दिन से, वीज है और नॉन प्रोडक्टिव कफ है। वीज का मकसद है कि विस्लिंग साउंड है, जैसे इस तरीके से कर रहे सीटीओ जैसी आवाज, और कफ है उसको, और नॉन प्रोडक्टिव है, स्पीडम नहीं आ रहा। He lives alone in the first floor flat and smokes 10 cigarettes। आप देखो किधर इशारा हो रहा है, स्मोकर है ये। रिस्क फैक्टर, अब ये स्मोकिंग रिस्क फैक्टर है 2 चीज़ों के लिए। एक ऐसे पेशेंट चेस्ट पेन से भी होते हैं, और ऐसे पेशेंट से COPD से भी होते हैं, क्योंकि सिगरेट स्मोकर ब्रोंकाइटिस के पेशेंट होते हैं। He lives alone and the SHO is not sure, ये हाउस ऑफिसर जो है सर्जरी का, not sure what the diagnosis is but thinks it might be chest infection। लग रहा है, हो सकता है चेस्ट इन्फेक्शन हो, उसको लगे से रहा है, वीजिंग वगैरह हो रही है, अस्थमा में और ब्रोंकाइटिस में होती है, चेस्ट इन्फेक्शन में होती है, चेस्ट पेन है, 4 दिन से है मुसलसल। अगर मायोकार्डियल इंफार्क्शन वाला पेन होता तो 4 दिन थोड़ी, अब इससे आप अंदाजा लगाए मायोकार्डियल इंफार्क्शन इमरजेंसी है, और उस इमरजेंसी को आप देखते हैं 4 दिन से चेस्ट का पेन, मायोकार्डियल इंफार्क्शन में 4 दिन ऐसे पेन रहेगा क्या उसका? 4 दिन में, चंद घंटों के अंदर अगर ऐसा सिलसिला जारी रहा तो वो तो खत्म हो जाएगा। अब पेशेंट गिव्स यू हिस्ट्री, अब पेशेंट हिस्ट्री ले रहा है, गिव्स यू हिस्ट्री ऑफ अ सडन ऑनसेट ऑफ SOB, ब्रेथलेसनेस की सडन ऑनसेट हो रही है उसको, प्रिसीडेड बाय डल चेस्ट पेन। उसको एक्यूट ऑनसेट हुआ है डल चेस्ट पेन का, और उसके बाद उसको ब्रेथलेसनेस शुरू हो गई, यानी पहले उसको डल पेन हुआ था और उसके बाद डिस्निया शुरू हुई, चेस्ट का पेन देन डिस्निया, which started 4 days ago। On examination he is apyrexial, पैरेक्सिया कहते हैं, पैरेक्सिया कहते हैं फीवर को, पायरो वर्ड फीवर
पायरो वर्ड बेसिकली पायरो वर्ड पड़ता है फायर के लिए, आग को कहते हैं पायरो। पायरेक्सिया मीन्स इंक्रीज्ड टेम्परेचर, फीवर। एपायरेक्सिया मीन्स फीवर भी नहीं है उसको। अब फीवर नहीं है, किधर इशारा हो रहा है? इन्फेक्शन नहीं है इसको। चेस्ट पेन होता है, इतनी इन्फेक्शन और कफ इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो उसको मोस्ट प्रोबेबली, ये आपको जानबूझ के बताया रहा है कि एपायरेक्सियल है। जब आप ट्रीटमेंट के लिए जाते हो तो आपका ध्यान इस तरफ से हट जाना चाहिए कि इसको इन्फेक्शन है। ये इन्फेक्शन नहीं है, कुछ और है, चेस्ट पेन की वजह कोई और लग रही है। टेकिनिक, हाइपरवेंटिलेशन। टेकिनिया, डिस्निया, टेकिनिया, टेकिकार्डिया, ये टेकिनिया। माना क्या हुआ? रिस्पायरेटरी रेट इंक्रीज हो गया है, रिस्पायरेटरी रेट इंक्रीज है एंड सिटिंग अप। अब वो पेशेंट जो है वो लेट नहीं पा रहा है, ऐसे बैठा हुआ है। क्या होता है जब हार्ट पंप सही तरीके से नहीं कर रहा होता, तो आपको पता है कि पीछे ब्लड रुकता है, लंग्स के अंदर होती है पल्मोनरी एडिमा। और पल्मोनरी एडिमा जब होती है तो पल्मोनरी एडिमा के साथ ये खास तौर पे किस टाइम पे होती है? जब पेशेंट लेटता है। क्यों? क्योंकि जब पेशेंट लेटता है तो जब खड़ा होता है तो ब्लड ज्यादा किस तरफ जाता है? लेग्स की तरफ। तो इसका मकसद है हार्ट की तरफ जो प्रीलोड होगा वो कम होता है इस टाइम पे, लेकिन जैसे ही लेटता है वो ब्लड पूरा वापस आने की कोशिश करता है। जब ब्लड पूरा वापस आने की कोशिश करता है तो जाहिर है हार्ट की तरफ से पंप होते हुए ब्लड लंग्स की तरफ ज्यादा जाता है। तो पल्मोनरी एडिमा के चांसेस किस वक्त ज्यादा होते हैं? जब वो लेटता है। और जब वो लेटता है तो वो लेट नहीं पाता, एकदम से उसकी सांस घुटती हो तो वो एकदम से ऐसे खड़ा हो जाता है। और खड़ा होके क्योंकि उसको ऑक्सीजनेशन की ज्यादा जरूरत होती है तो दरवाजा खोल के बड़ी बड़ी सांसें लेते हैं वहां से। इसको कभी कभी कार्डियक एस्थमा भी कहते हैं। ये कार्डियक एस्थमा, एस्थमा नहीं है, ये इज नॉट एस्थमा, जैसे कार्डियक एस्थमा। ये दरअसल हार्ट फेलियर की वजह से ये मसला हुआ है उसको। और इसकी वजह से क्या हो रहा है? पल्मोनरी एडिमा हो रही है, बेजल क्रेपिटेशन और वीजिंग हो रही है। ये पल्मोनरी एडिमा की तरफ इशारा है। ये इन्फेक्शन की तरफ क्यों नहीं इशारा है? क्यों फीवर नहीं है उसको। और ये देखिए, ये सिटिंग अप एंड ही हैज क्रैकल्स, क्रेपिटेशंस। किस जगह ज्यादा मिलेंगी? अपेक्स के करीब कि बेजल? बेजल। तो ये देखें, बोथ इज लंग्स बेसिस। एक लंग में कि दोनों में मिलेंगी? आप दोनों मिलेंगी। हार्ट की तरफ चारों पल्मोनरी वेन्स आ रही हैं, यहां पर मौजूद होगा। एंड स्मॉल लेफ्ट साइडेड प्लूरल डिफ्यूजन भी मौजूद है और इसकी जेवीपी रेज्ड है, जो अभी बताई मैंने, इंटरनल जुगुलर वेन की तरफ प्रेशर आएगा तो जेवीपी इसकी रेज्ड है। ब्लड प्रेशर इसका देखिए 160/95 है, बीपी भी इसकी इंक्रीज्ड है। एंड हिज ईसीजी शोड ओल्ड एंटीरियर मायोकार्ड इन्फार्क्शन। इसको पुराना कोई मायोकार्ड इन्फार्क्शन है एंटीरियरली, इसको अटैक पहले आया था। अब इससे क्या जाहिर होता है? पहले अटैक आया था किसी जमाने में, वो टुकड़ा उस वक्त खत्म हो चुका है, जाहिर है फाइब्रोसिस है। ऐसे टुकड़े में जो फाइब्रोसिस एक टुकड़ा पड़ा होगा उसका, तो हार्ट क्या सही पंप कर रहा होगा क्या? नहीं। इसका मकसद है कि ये किस तरफ इशारा हो रहा है? ये इस तरफ इशारा हो रहा है कि ये कार्डियोजेनिक शॉक का पेशेंट है। आगे देखें, मैंने बताया इसका आफ्टर लोड भी ज्यादा है क्योंकि हाइपरटेंशन भी है, पीछे ब्लड रुक रहा है तो पल्मोनरी एडिमा भी है। आपने यहां पर रखा बेजल क्रेप्स भी हैं, उसको इन्फेक्शन नहीं है। इसका मकसद है कि लंग की इन्फेक्शन का मसला है नहीं, बायलेटरली आपको पल्मोनरी एडिमा मिल रही है। तो ये ज्यादातर प्रॉब्लम क्या है? ये हार्ट पंप सही तरीके से नहीं कर रहा। अब नहीं कर रहा, उसकी वजह भी समझ में आ गई, पुराना मायोकार्ड इन्फार्क्शन है इसको। ही हैज लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर है इसको। लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर का मकसद है कि लेफ्ट वेंट्रिकल पंप नहीं कर रहा, और वो पंप नहीं कर रहा तो ये पेशेंट क्या होगा? शॉक में होगा कि नहीं होगा? ये कार्डियोजेनिक शॉक में होगा, फेलियर। एंड इटियोलॉजी ऑफ विच इज एक्यूट इस्कीमिक हार्ट डिजीज एंड हाइपरटेंशन, दोनों की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है इसको। और यहां पर द पेशेंट रिमेन्ड ब्रेथलेस डिस्पाइट एन इनिशियल बोलस ऑफ। अब इस पेशेंट को इस वक्त ये देखें, एक्यूट पल्मोनरी एडिमा में आया है आपके पास, चेस्ट पेन भी है उसको, एक्यूट पल्मोनरी एडिमा में पेशेंट आया है इस वक्त। ब्लड प्रेशर तो उसको कंट्रोल करेंगे, वो वैसे भी ट्रीटमेंट पर है। इस पेशेंट को फौरी तौर पे आप क्या देंगे? फौरन कहां? डायूरेटिक्स। फौरी तौर पे इसको डायूरेटिक्स, कौन सा? हाई सीलिंग डायूरेटिक्स, जिसको हम कहते हैं फ्रूसिमाइड, लेसिक्स आपने सुनी होगी। लेसिक्स उसको आईवी लगा देंगे, एक दो एम्प्यूल्स आप उसको लेसिक्स के लगा देंगे ताकि उसको यूरिन आउटपुट उसका बढ़े। यूरिन आउटपुट बढ़ेगा तो पीछे ब्लड का वॉल्यूम कम होगा, पल्मोनरी एडिमा उसकी कम होगी।
ये करें और उसके बाद आप देखें, ये तो कर लेंगे, लेकिन उसके बाद हो सकता है आपको जरूरत पड़े, यानी एक तो प्रीलोड कम करें, डायूरेटिक्स दें, दूसरा आप उसका आफ्टर लोड कम करें, हाइपरटेंशन को ठीक करें, और तीसरा जरूरत पड़े तो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ाने के लिए आप उसको डोपामिन की ड्रिप चढ़ा दें। इससे देखेंगे आपको पेशेंट जो होगा उसकी पल्मोनरी एडिमा आस्ते आस्ते सेटल होना शुरू हो जाएगी। तो आपको एक जनरली हिस्ट्री देख के 2-3 खास चीजें उसकी पकड़ लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये चीजें, मैं ये चाह रहा हूं कि अगले कुछ दिनों के अंदर एटलीस्ट ये 2 दिन जो हमारे नेक्स्ट हैं इसमें, और एक आध और चीजें जो जरूरत हुई तो मैं घर पे रिकॉर्ड करके उसकी लिंक आपको भेज दूंगा। कोशिश करके मैं ये चाह रहा हूं कि कम से कम कोई 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस जो है ना उनको हम डिस्कस कर लें। 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस जिसमें यूं समझ लो कि आपके लिए वाइड स्प्रेड स्टडी ना हो, ऐसे आप पढ़े, जैसे अभी आपने देखा, पढ़ा, आइडिया हो गया ना कि ये मायोकार्ड इंफार्क्शन की तरफ इशारा है, तो दो आपको ऐसे तो नहीं आपने जंप लगाया होगा, आपने आइडिया लगाया होगा, आपको क्या होगा, वो क्या होगा कि आम में रेडिएट कर रहा है, सीवियर है, 30-40 मिनट ही मुश्किल से हुए हैं, और जो ईसीजी की तो ये आ गया, बात ही कंफर्म हो गई। 2-3 चीजें आपने पकड़ी, आपका केस डायग्नोस हो गया। अब केस डायग्नोस हो गया, उसको फिर पढ़ेंगे कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है, वो तो थ्योरेटिकली कर देंगे आप। यहां मेन मसला यह है कि यहां आप केस जब पढ़िए तो डायग्नोस कैसे करें, और डायग्नोसिस के लिए 3 चीजों का ध्यान रखें। एक ये कि हिस्ट्री क्या है, यानी हिस्ट्री में सब आ जाता है। हिस्ट्री का मकसद है कि पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट का जेंडर क्या है, और पेशेंट किस कंप्लेन के साथ आया है। ये 2-3 चीजें तो आप अपने बिल्कुल बांध के रखें, इसको हम कहते हैं यहां पर ये हिस्ट्री। उसके बाद एग्जामिन करें 1-2 इंपॉर्टेंट एग्जामिनिंग पॉइंट्स, ऐसे नहीं अब लंबी लिस्ट, 2-3 एग्जामिन पॉइंट्स बस। और उसके बाद 1-2 मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड इन्वेस्टिगेशन की, यानी मुश्किल से 2 इन्वेस्टिगेशंस, 2-3 एग्जामिनेशन की पॉइंट्स, और 1-2 हिस्ट्री की पॉइंट्स। हिस्ट्री तो होगी ही होगी यकीनन, पेशेंट जो आया है तो कोई कंप्लेन लेके आया है, ऐसे थोड़ी आएगा, ये हिस्ट्री है, और किस एज का है, क्या 4-6 चीजों को मिलाओ, आप अपने उस टॉपिक जो आपको है आइडिया आ जाएगा आपको कि ये पेशेंट किस तरफ है, कम से कम तो हम डायग्नोसिस को टिक कर सकते हैं। अब उसकी मैनेजमेंट क्या है, फलां क्या है, ये तो थ्योरी में पढ़ लेंगे आप। हमारी कोशिश होगी कि हम डायग्नोस कैसे करें, ताकि आप जब केस पढ़ें तो आपको आइडिया आ जाए, और इस दौरान अगर कोई जरूरत पड़ी तो मैं आपको बता भी सकता हूं कि बाबा इस केस में इस टाइम पर आपकी मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए, इसको क्या देंगे आप, एक चीज आदि वो भी हम कर लेंगे। अगर इस किस्म के केसेस हो गए ना हमारे, तकरीबन यूं समझ लो कि 10-15 या 20-25-30-40 केसेस हो गए, तो आपकी थ्योरी बहुत आसानी से निकल जाएगी, क्योंकि थ्योरी में जाहिर है आधे से ज्यादा तो सिनेरियो होंगे, और सिनेरियो में आप जब पढ़ेंगे तो इस तरीके से जब आपको नॉलेज होगी तो उस क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे तरीके से दे सकेंगे। तो ये चीज़ आपको करनी ज़रूरी है, ताकि आप जब पेपर में, मेरे ख्याल पेपर की डेट आ गई है आपकी, आ गई है ना, क्या ये फर्स्ट वीक डेट, मुझे तो बताया डॉक्टर नूर ने कि शायद 4 अक्टूबर डेट है। अच्छा, ये फर्स्ट ईयर की डेट, चलें ठीक है, कोई मसला नहीं है। हम लोग, इसका मकसद ये है कि कल कोशिश करके हम लोग कोई 10 के करीब मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस को यहां सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना, और कोशिश करके एक ही चैप्टर से कर लेते हैं, ताकि आपका दिमाग उसी तरफ घूमे सारा। अगले दिन हम कर लेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम से, और उसके अगले दिन अगर यहां हम कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो फिर मैं ऑनलाइन पे क्लास ले लूंगा एक, दैट विल बी रिलेटेड टू रिमेटोलॉजी, वो सिर्फ रिमेटोलॉजी में। ये अगर 30-40 केस आपके मुट्ठी में आ गए ना अच्छे तरीके से, तो उससे मिलते जुलते जो भी आएगा आपके पास उसको आप डायग्नोस कर लेंगे, और अगर ये डायग्नोस कर लेते हैं तो थ्योरी आपकी बड़ी आसानी से निकल जाएगी, और जिसकी थ्योरी आसानी से निकल जाएगी, ये 30-40 केस आपके मुट्ठी में हो, तो प्रैक्टिकल भी यही होता है, इसी में प्रैक्टिकल होगा। This will be actually our strategy in the next few days, where we will be in fact preparing for solving the papers in a better way, ताकि आप वो कंफर्टेबल फील करें पेपर के अंदर। केस आ जाए तो आपका दिमाग चले उस तरफ, ये क्या हो रहा है, जैसे अभी आपने यहाँ पर एक केस देखा, जैसे दूसरा केस देखा,
तो आप दो चीजें देखेंगे, एक पेशेंट है ओल्ड एज में है, पुराना इन्फार्क्ट है उसको। अब देखें एक पेशेंट है, हिस्ट्री क्या है, चेस्ट पेन, वीजिंग है और ओल्ड एज है। एग्जामिन किया, बीपी रेज्ड है, टेकिनिया है, क्रेप्स रखे आपने लोअर बॉडी, लोअर बेसल पोर्शन पे, क्रेपिटेशन है दोनों पे है, इसका मतलब पल्मोनरी एडिमा है। तो पल्मोनरी एडिमा है, ईसीजी करवाया आपने, तो ईसीजी के अंदर आपने देखा कि ओल्ड इन्फार्क्ट मिला आपको, बात खत्म, समझ में आ गया कि ये क्या है, ये पल्मोनरी एडिमा, एक्यूट पल्मोनरी एडिमा का केस है, जो है किस वजह से, आपके ओल्ड इन्फार्क्ट की वजह से। अभी देखो कार्डियोजेनिक शॉक तो लाजमन होगा ना, वो 4 देंगे, अब ऐसे कंफ्यूजिंग नहीं देंगे आपको। अब इस हालत में ये जो आपने पेशेंट देखा, कार्डियोजेनिक शॉक जो है वो तो बेसिकली उस वजह से हुआ है, किससे, ये कार्डियोजेनिक शॉक, जाहिर है इससे 2 काम होंगे, पल्मोनरी एडिमा तो होगा ही क्योंकि ब्लड रुकेगा, अगर आ जाता है एक्यूट पल्मोनरी एडिमा तब भी ठीक है। लेकिन अगर आपको फॉर एग्जांपल ये पेशेंट बताता है कि जेवीपी रेज्ड है, ये फला है, ये फला, इससे क्या होगा, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये पेशेंट, अभी इसमें यूरिन वगैरह का नहीं बताया कि यूरिन आउटपुट कम है या इस किस्म की चीज़, तो नीचे आपको लिख के दे देगा कार्डियोजेनिक शॉक, तो आप कार्डियोजेनिक शॉक पे टिक कर लेंगे। ये 2-3 चीज़ें साथ नहीं होंगी एक जैसी, समझ गए। लेकिन आपको अंदाजा है कि जैसे आपने बताया कार्डियोजेनिक शॉक बिल्कुल हो सकता है, नीचे अगर लिखा हुआ हो तो यस कार्डियोजेनिक शॉक भी हो सकता है। लेकिन इस वक्त जो प्रॉब्लम इसको है वो शॉक या यूरिन वूरिन का नहीं है, लंग का है। तो मसला क्या है इसके साथ, और जो बेजल क्रेपिटेशन हैं वो स्टेथोस्कोप रख रहा है, तो मसला क्या है इसको, क्या कोई लंग का प्रॉब्लम है, कोई लंग की इन्फेक्शन है, नहीं, फीवर है ही नहीं। तो मसला किसके लिए, हार्ट पंप नहीं कर रहा है जिसकी वजह से ब्लड पीछे रुक रहा है, तो इसको क्या हो रहा है, इसको पल्मोनरी एडिमा हो रही है, इसको एक्यूट पल्मोनरी एडिमा हो रही है, बायलेटरल है, तो इसका मकसद है कि वजह क्या है उसकी, हार्ट। तो लेफ्ट वेंट्रिकल पंपिंग एफिशिएंसी इसकी कम है, क्यों, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है उसका, और हार्ट भी पंप कम कर रहा है क्योंकि पुराना इन्फार्क्ट भी है, आधा ब्लड, आधा उसका मायोकार्डियम तो फाइब्रोटिक बना बैठा हुआ है, तो उसके साथ ये भी प्रॉब्लम आपको मिलेगी। तो आपको क्या होगा कि जनरेट करते हुए आप उसको, लेकिन इससे ये है कि पहले आप अपने मेजर जो टॉपिक्स हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के वो थोड़े से देख लें, और जब आप उसको देख लेंगे तो फिर ये आपको पढ़ने में भी समझ में भी आसानी से आ जाएगा और आप डायग्नोसिस पे पहुंच जाएंगे। और जब आप डायग्नोसिस पे पहुंच जाएं तो 2-3 चीज़ें आप मैनेजमेंट की लिख लें कि ऐसे पेशेंट को क्या कैसे मैनेज किया जाता है, वैसे पेशेंट को कैसे मैनेज किया जाएगा। सबसे पहली चीज़ डायूरेटिक्स दें, ब्लड प्रेशर मेंटेन करें, और ज़रूरत पड़ी तो उसको पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक ड्रग्स दे दें। 2-3 चीज़ें आप यहाँ पे इसके देंगे, और साथ में ऑक्सीजनेशन भी दें, उसको वेंटिलेशन पे भी रखें। देयर शुड बी एक्चुअली हैविंग मैकेनिकल वेंटिलेशन, उसको ये भी दें, तो ऑक्सीजन का मास्क भी लगा दें उसके ऊपर, क्योंकि उसको ऑक्सीजनेशन कम मिल रही है। तो ये एक तरह से जनरेट हो जाएगा, तो आपका एक माइंड बन जाएगा, पेपर को सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ये इंशाल्लाह ताला हम आपकी कल की क्लास में कराएंगे।